नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने परिवार गोल एकेडमी बाय मोहित सर पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। मैं हर्ष सर आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। आप सभी लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और अपने 5 अंक मजबूत कर चुके हैं। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे पद्य साहित्य का इतिहास और उसके जो 5 अंक हैं उनको आज हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और उनको अपने एग्जाम के लिए मजबूत बनाएंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की क्लास में हम सभी लोग हिंदी पद्य साहित्य के काल विभाजन और उसके महत्वपूर्ण कवि, उनकी रचनाएं जो भी हैं उनके बारे में आज जानेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो अब बात करते हैं भैया, ये पद्य पद्य होता क्या है। हमने आपको बताया था कि गद्य और पद्य दो विधाएं होती हैं। तो गद्य क्या होता है? गद्य जो होता है वो हमारा छंद मुक्त होता है भैया, उसमें क्या होता है, लय वगैरह नहीं होती है। लेकिन पद्य जो होता है उसमें लय तुक सारी चीजें होती हैं। हमको बहुत ही अच्छे से उनको गा करके पढ़ना पड़ता है, यानी कि ये छंदबद्ध होता है। तो हम इसको देखते हैं, क्या है कि भाषा के माध्यम से जीवन की मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रस्तुतिकरण को साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। और यह जो अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति को हम दो रूपों में दिखा सकते हैं। कौन कौन से रूपों में? एक तो गद्य और दूसरा पद्य। गद्य और पद्य दो रूपों में। तो ये जो पद्य और गद्य का बात करें तो ये जो पद्य होता है ये गद्य का प्रतिपक्षी रूप है और छंद में बंधी रचना के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये जो भैया क्या पद्य जो है ये छंद में बंधी, मतलब इसमें छंद होता है, यानी कि लय होती है, तुक होता है, गा के पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से ये क्या होता है, बंधा हुआ होता है। और गद्य का बात करें तो गद्य और कविता का अंतर प्रायः कविता की छंदबद्धता, लय और तुक के आधार पर किया जाता है। मतलब गद्य को हम लोग नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें कहीं कहीं पे बहुत ही रेयर केस में कुछ पंक्तियां ऐसी आती है जिनको गा के पढ़ना होता है। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि पूरा का पूरा एक नॉर्मल से स्टोरी हमको पढ़नी पड़ती है। लेकिन जो कविता होती है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, गा के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो जिस साहित्य को छंद, लय और तुक के साथ लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पद्य कहते हैं। भैया छंद, लय और तुक ये तीनों चीजों के साथ में जो लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जा सकता है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि भैया छंद, लय और तुक के साथ लिखा जाने वाला साहित्य कौन सा है, तो पद्य साहित्य की गद्य। तो वहां पे आपको टिक करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं पद्य के भेद। अब पद्य जो होता है, पद्य जो होता है इसके भेद कौन कौन से हैं? तो भैया पद्य के दो भेद होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य। अब यहाँ पे देखो इनके मतलब से ही पता चल रहा है, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य और दृश्य। श्रव्य क्या होता है और दृश्य क्या होता है? श्रव्य का मतलब जिसको सुना जाता है। क्या किया जाता है, सुना जाता है। मतलब ऐसा काव्य जिसको हम लोग अपने कानों से सुनते हैं उसको बोलते हैं श्रव्य काव्य। और दृश्य काव्य क्या होता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं। तो जो देखते हैं वो दृश्य है और जो सुनते हैं वो श्रव्य है। ठीक, ये समझ में आ गया ना? अब देखो क्या लिखा है, श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है तथा दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से, मतलब नायक, नायिका, कलाकार इन सब के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है, मतलब नाटक, उसको हम लोग बोलते हैं दृश्य काव्य। क्या बोलते हैं, दृश्य काव्य बोलते हैं। आगे देखते हैं महाकाव्य और ये खंड काव्य। भैया देखो महाकाव्य, आपके महाकाव्य आप लोगों को पता है श्री रामचरितमानस जानते हो भैया, श्री रामचरितमानस के बारे में जानते हो, पद्मावत,
साकेत, प्रिप्रवास, कामायनी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी, उर्वशी और लोकायतन, ये हमारे क्या है, महाकाव्य। ठीक है, और खंड काव्य कौन कौन से हैं, पंचवटी है, जयद्रथ वध है, नहुस, सुदामा चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी, ये सारे जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे खंड काव्य हैं। और ये जो ऊपर दिए गए ये क्या है, ये हमारे महाकाव्य हैं। क्या है, महाकाव्य, ये हैं हमारे काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको बताया गया है, क्या बताया गया है, हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं, मतलब कि जो हम लोगों को पढ़ना है, उनको समझना है कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से उनके पार्ट आते हैं, वो चीज हमको देखनी है। तो बात करें शाखाओं की, तो ये देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यानी कि जब साहित्य का शुभारंभ हुआ, यानी कि आदि, आदि का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि। ठीक है, आपने विलोम शब्द में पढ़ा होगा आदि अंत, आदि का क्या होता है, अंत। यानी कि जो शुभारंभ होता है, यानी कि शुभारंभ का जो काल था, स्टार्टिंग का काल जो था, उसको आदिकाल कहा गया। क्या कहा गया, आदिकाल। आदिकाल के बाद क्या आया, भक्ति काल आया, फिर इसके बाद रीतिकाल और आधुनिक काल। हम लोगों के जो सिलेबस है, सिलेबस में आधुनिक काल के बारे में दिया गया है, ये आधुनिक काल दिया गया है जो हम लोगों के अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा काल है, वो है आधुनिक काल। कौन सा, आधुनिक काल। तो देखते हैं यहाँ पे, तो बात करें भैया भक्ति काल, इनके प्रकार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल जो था, इसकी 2 धाराएं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। मतलब जहां पे निर्गुण भक्ति धारा, मतलब ऐसी भक्ति जहां पे भगवान के निराकार स्वरूप का, समझ में आ रहा है ना, निराकार स्वरूप के बारे में भक्ति करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, निर्गुण भक्ति धारा। और जहां पे सगुण, जहां पे भगवान का सामने चित्र रखा हो, ठीक है, उनके सगुण, उनके आकार को देख करके जो हम लोग भक्ति करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती, सगुण भक्ति धारा। इसके बाद बात करते हैं भैया रीतिकाल। क्या बात करते हैं, रीतिकाल। अब रीतिकाल में देखो क्या होता है, रीतिबद्ध काव्य होता है, रीति मुक्त होता है और रीत सिद्ध होता है। ये हमारे 3 काव्य हैं। ठीक, समझ में आ गए, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीत सिद्ध। ठीक, ये हो गए हमारे 3 पार्ट। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन में आएगा, पूछा जाएगा, वो कौन सा है, वो है आधुनिक काल। क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल के देखो कौन कौन से भाग भैया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी और नई कविता का युग। ये जो हमारे हैं प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी, ये हमारा आता है छायावादोत्तर काल के अंतर्गत। जो हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, छायावाद जिसको हम लोग शुक्ल युग बोलते हैं, छायावादोत्तर जिसको हम लोग शुक्लोत्तर युग बोलते हैं। तो ये दोनों आते हैं, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, ये उस छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनका समय, इनका देख लेते हैं, इनकी समय सीमा क्या है, इसके आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, ये देखो लिखा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये हमारे 4 काल हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। देखो क्या है, सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं आदिकाल की। आदिकाल जो है, आदिकाल मतलब इसको हम लोग वीर गाथा काल भी बोलते हैं, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, भाई आगे बता रहे हैं आपको। इसको, इसके अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी समय सीमा, यानी कि आदिकाल कब से कब तक रहा, ठीक है, भक्तिकाल कब से कब तक रहा, रीतिकाल कब से कब तक रहा, आधुनिक काल कब से कब तक रहा, ये चीजें हम लोग जानते हैं। तो पहले बात करें भाई आदिकाल की। आदिकाल जो है ये कब से कब तक रहा, देखते हैं इसको। सन 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक। कब से, 993 से 1318 ईस्वी तक का जो काल रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आदिकाल, यानी कि स्टार्टिंग का। यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का जो हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है, उसका शुभारंभ कब से हो गया था, 993 ईस्वी से। ठीक है, समझ में आया, आगे देखो। भक्तिकाल, भक्तिकाल को हम लोग पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है। इस ये कब से कब तक रहा,
जैसे ही 1318 इसका अंत हुआ आदिकाल का, इसके जस्ट तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो गया, भक्तिकाल। तो 1318 में भक्तिकाल स्टार्ट हुआ और ये कब से कब तक चला, 1343 तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल क्या होता है, उत्तर मध्यकाल। क्या होता है, उत्तर मध्यकाल। अब ये उत्तर मध्यकाल देखो क्या होता है, इसमें ये 1643 तक चला और ये 1643 से स्टार्ट हुआ और कब से कब तक चला, 1843 तक। भैया देखो 43 43 दोनों में लास्ट में है, बस केवल 16 में 2 ऐड कर दो, क्या हो गया 18। तो 1643 से 1843 ईस्वी तक चला। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम लोग बोलते हैं गद्य काल। आधुनिक काल को क्या बोलते हैं, गद्य काल बोलते हैं। देखो ये कब से भैया, 1843 से अब तक, यानी कि 1843 से आधुनिक काल स्टार्ट हुआ और ये लगातार लगातार चलता जा रहा। ठीक है, अब तक चल रहा है। कौन सा, आधुनिक काल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एज। ठीक, समझ में आया ना? देखो इसके बाद आगे देखते हैं क्या है यहां देखते हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। यहां पे आ गया हमारा आदिकाल। अब ये आदिकाल क्या है, आदिकाल क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं ये आदिकाल क्या है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा जो है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक बताई। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने ही भैया आदिकाल की जो समय सीमा थी इसको निर्धारित किया। इन्होंने क्या बताया, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ठीक है, और इसे वीर गाथा काल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीर गाथा काल बोला जाता है। अधिकांश विद्वान जो हैं हिंदी काव्य का प्रथम कवि, यानी कि हिंदी जो काव्य का प्रथम कवि है। अब यहाँ पे जैसे तुमने, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि भैया आदिकाल यानी कि हिंदी साहित्य का जो था शुभारंभ वो आदिकाल से हुआ, आदिकाल से स्टार्टिंग हुआ। और उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, इन्होंने क्या किया, इसकी समय सीमा बताई। यानी कि हिंदी काव्य के जो प्रथम कवि थे, हिंदी काव्य के जो प्रथम कवि थे, आपके माइंड में क्या आएगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। लेकिन नहीं, अधिकांश विद्वान जो थे उनका ऐसा मानना था कि जो हिंदी काव्य है उसके प्रथम जो कवि होंगे वो कौन है भैया, सरहपा है। कौन है, सरहपा, इनको मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी आदिकाल के बारे में। अब इसके कुछ प्रमुख कवि हैं जिन्होंने अपनी गहन छाप छोड़ी आदिकाल में, अपनी रचनाएं करी, कविताएं लिखी। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। चंदबरदाई, भैया चंदबरदाई थे, इन्होंने क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज एक शासक, मतलब आपको बता दें कि पहले के समय में क्या होता था कि जो कवि होते थे वो क्या करते थे, उनके समय में, उनके टाइम पे जो चीजें, जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, जो भी उनका वातावरण होता था वो उसके बारे में लिखते थे। बहुत सारे ऐसे कवि थे जो राज दरबार में रहते थे और वहां के जो राजा होते थे उनके बारे में गाते थे, उनके बारे में लिखते थे। उनकी अच्छी बातें जो होती थी उनके बारे में लिखा जाता था। वो समाज में अपनी प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार रखते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उन सारी चीजों का वो वर्णन करते थे। जैसे पृथ्वीराज, ये भी थे राजा। चंदबरदाई, इन्होंने उनके बारे में लिखा तो क्या हुआ, पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल, इन्होंने क्या लिखा, बीसल देव रासो। दलपति विजय, इन्होंने क्या लिखा, हुमान रासो। अब्दुल रहमान, संदेश रासक। जगनिक, इन्होंने क्या लिखा, आल्यखंड। और इसके बाद नल्ल सिंह, इन्होंने क्या लिखा भैया, विजयपाल रासो। यानी कि जितने भी थे सब रासो रासो लिखिन था। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया ना? तो ये हमारे क्या है, हमारे हिंदी काव्य साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और ये उनकी रचना है। ठीक, अब इसके बाद इसके आगे देखते हैं क्या है यहां पे देखो ये लिखा है, आदिकाल के अन्य नाम। आदिकाल के अन्य नाम कौन कौन से थे देखो भैया, वीर गाथा काल, सबसे पहले क्या आता है, वीर गाथा काल। अब ये वीर गाथा काल किसने कहा था, तो वीर गाथा काल हम कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल की जो संज्ञा दी थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। ठीक है, आगे देखो। अब देखो इसको याद करने का तरीका भी बहुत बढ़िया।
इसमें क्या लिखा है? वीर। क्या लिखा है? वीर। और यहाँ पे क्या लिखा है? रामचंद्र। और रामचंद्र जी जो थे वो बहुत ही वीर, साहसी एवं योग्य राजा थे। ठीक है। और भगवान तो हैं ही, वो तो जानते ही हो सब लोग। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चारण काल। क्या बात करते हैं? चारण काल। चारण काल क्या है भैया? जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन, इसको याद करने का। चारण काल किसने नाम दिया? जॉर्ज गियर्सन ने। किसने दिया? जॉर्ज गियर्सन ने। जब भी हम लोग क्या करते हैं, हमको अपना काम करवाना होता है, हमको अगर अपना कोई भी काम करवाना होता है, याद करने का तरीका कैसा है? देखो, हमको जैसे कोई भी काम करवाना होता है किसी से, तो हम लोग क्या करते हैं? या तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, या तो उसके चरणों में गिर जाते हैं। क्या करते हैं? या तो रिक्वेस्ट करते हैं, या तो उसके चरणों में गिर जाते हैं। दो ही काम कर सकते हैं, तभी हम बच सकते हैं, तभी अपना काम करवा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? जॉर्ज गियर्सन, यानी कि गियर्सन मतलब गिर गए। कहाँ गिर गए? चरणों में। तो चारण काल किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने। याद हो गया ना? समझ में आया? आगे देखो। अब बात करते हैं भैया सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल क्या है? ये बोला राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने बोला? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अब यहाँ पे सांकृत्यायन में से हम इसको ये समझ लेते हैं संस्कृत। अब संस्कृत जो है वो अपने आप में एक सिद्ध है। क्या है? अपने आप में बहुत सिद्ध है भैया। संस्कृत से हिंदी का उदय हुआ, संस्कृत से ही पहले के टाइम पे संस्कृत ही बोली जाती थी, है ना? बोली जाती कि नहीं? तो संस्कृत, इससे याद रखो क्या है? संस्कृत ही सिद्ध है। तो संस्कृत सिद्ध है मतलब क्या? राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या बोला? सिद्ध सामंत काल। क्या बोला? सिद्ध सामंत काल बोला। अब इसके बाद बात करते हैं बीज वपन काल। क्या बोलते हैं? बीज वपन काल। अब ये बीज वपन काल किसने बोला? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने बोला? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बोला? बीज वपन काल। अब इसके बाद बात करते हैं प्रारंभिक काल। अब ये प्रारंभिक काल क्या है भैया? प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने बोला। मिस्र बंधु। अब मिस्र बंधु कौन कौन से थे, इनके बारे में देखते हैं, बताते हैं। देखो मिस्र बंधु, यहां पे बात करते हैं तो आपके सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ठीक है। गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, यानी कि ये आपके क्या थे? तीनों भाई थे। इनको बोला जाता था मिस्र बंधु। क्या बोला जाता था? मिस्र बंधु बोला जाता। ये भैया तीनों क्या थे? भाई थे, और इसलिए इनको बोला जाता था मिस्र बंधु। ठीक है। तो ये तीनों लोगों ने मिल करके इसका नाम क्या रखा भैया? प्रारंभिक काल। क्या रखा? प्रारंभिक काल। अब इसके बाद बात करते हैं संक्रांति काल। ये किसने रखा? तो ये रखा भैया राम प्रसाद मिश्र जी ने। किसने? राम प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा? संक्रांति काल। ठीक है। समझ में आया यहां तक? इतने में किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि होगी, सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं भैया भक्ति काल। क्या बात करते हैं? भक्ति काल। भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य के जिस काल में मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भक्ति, भक्ति से भागवत धर्म, भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसे भक्ति काल की संज्ञा दी गई। भक्ति काल की क्या हुआ? भक्ति काल आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन, उसी से भक्ति काल की क्या हो गई? संज्ञा दे दी गई भैया भक्ति काल की। इस काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखो नोट क्या है? इस युग में विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर समाप्त प्राय हो गया था। क्या हो गया था भाई? जो इस युग के, यानी कि बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल में क्या हुआ? विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो गई। विदेशी सत्ता जो थी वो प्रतिष्ठित हो गई, जिससे देश की जनता के अंदर जो गौरव था, गर्व था,
और उसके अंदर जो उत्साह था वो सब क्या हो गया, समाप्त होता चला गया। क्या होता चला गया, समाप्त होता चला गया। जब किसी भी व्यक्ति का कुछ छिन जाता है या सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो उसको सिर्फ एक ही चीज सूझती है, वो क्या है, भक्ति, भगवान की पूजा पाठ। ठीक है, तो वही भैया जनमानस के लिए क्या हुआ, भगवत भक्ति ही एक क्या बनी, सहारा थी। और इसीलिए इसको क्या बोला गया, भक्ति काल बोल दिया गया। यानी कि इस काल में क्या हुआ, विदेशी सत्ता अब स्थापित हो गई और जो विदेशी लोग थे उन्होंने अपने देश पे अपना शासन स्थापित कर लिया। वो अपने हिसाब से अपना रूल वगैरह चलाते थे। तो वहां की जो जनता थी, अब वो जनता के पास जब सब कुछ उसका छिन जाएगा तो वो उसका क्या होता है, एक ही सहारा, हे प्रभु हे प्रभु, मतलब भगवान का ही सहारा रहता है, भक्ति का सहारा रहता है। और भक्ति का सहारा रहता है मतलब भक्ति काल। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं भाई, अब इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। कबीरदास, कुतुबन, मलूकदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। यानी कि सारे क्या हैं, दास। कबीरदास, कुतुबन, मलूकदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। भैया कबीरदास की जो रचना है वो कौन सी है, दीजक। कौन सी है, दीजक। कुतुबन की मृगावती, दादू दयाल। मलूकदास रत्नखान ज्ञानबोध। रैदास की बानी। सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये बचपन से पढ़ते चले रहो, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा सूरदास की कृतियां। ठीक है, सूर तुलसी कबीर बिहारी, इससे बोर्ड परीक्षा आ रही, बहुत तुम लोग कहावत सुने होंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास, तुलसीदास श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अग्रदास जी ने क्या लिखा, रामाष्टान, राम भजन मंजरी और नाभादास जी ने भक्तमाल। ये इनकी क्या थी, कविताएं थी, इनकी रचनाएं थी। ठीक, समझ में आया। अब बात करते हैं भक्ति काल का योगदान क्या रहा, यानी कि हिंदी साहित्य में, पद्य साहित्य में जो भक्ति काल था उसका क्या योगदान रहा, उसके बारे में देखते हैं। तो भक्ति काल की विभिन्न विशेषताओं के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया, यानी कि जो भक्ति काल की विशेषताएं थी, भक्ति काल की जो विशेषताएं थी, भक्ति को जागृत करना लोगों के अंदर, ये सारी चीजें जो उसकी विशेषताएं थी, इस वजह से इसको हिंदी साहित्य में क्या बोला गया, स्वर्ण युग। क्या बोला गया, स्वर्ण युग बोला गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं रीतिकाल। देखो ये जो हमारे भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आधुनिक काल से स्टार्ट हो रहा है, वहां से हमको पढ़ना है। लेकिन आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इनसे भी क्या होता है, कभी एक आधे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें क्या है, इनको पढ़ना जरूरी है। तो इस पढ़ लेते हैं, जान जाएंगे इन सब चीजों के बारे में, इनके कवि कौन कौन से थे, इन्होंने क्या किया, इस काल में क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें जानकारी में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं भैया रीतिकाल में क्या हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1643 से 1843 तक माना है। ठीक है, इस काल को मिस्र बंधु ने अलंकृत काल, मिस्र बंधु जो थे उन्होंने क्या कहा, अलंकृत काल कहा। रामचंद्र जी ने रीतिकाल, और विश्वनाथ जी जो थे इन्होंने क्या कहा, श्रृंगार काल। तीन तीन इसके नाम, अलंकृत काल, रीतिकाल और श्रृंगार काल। इस युग में काव्य रचना का मुख्य आधार श्रृंगार रस, अलंकार, नायिका भेद और काव्य शास्त्रीय नियम थे, इसलिए इसको श्रृंगार काल कहा गया। यहाँ पे देखो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, समझ में आ रहा, तो श्रृंगार रस, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, श्रृंगार काल। क्या बोल दिया गया, श्रृंगार काल। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखो इसके कवि कौन कौन से थे, केशवदास, रसिक प्रिया इनकी रचना थी, कवि प्रिया थी, रामचंद्रिका थी। ये सारी किसकी रचनाएं थी, ये थी केशवदास जी की। इन्होंने भैया रसिक प्रिया, कवि प्रिया,
और रामचंद्रिका, ये इन्होंने रचनाएं करी। मतीराम जी जो थे इन्होंने रसराज लिखा। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई, और भूषण जो थे भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये जो रचनाएं थी ये किसकी थी? भूषण जी की थी। किसकी थी? भूषण जी की। तो यहाँ पे हमारा हो गया रीतिकाल। जो रीतिकाल के बारे में ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ ली और इनको समझ लिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब यहां से हम लोगों का स्टार्ट होता है आधुनिक काल, और उसके अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। ये हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक काल। अभी हमने आपको क्या बताया? आधुनिक काल जो था इसको हम लोगों ने क्या कहा था? गद्य काल। कैसे कहा था इसमें देखते हैं। देखो क्या है, आधुनिक काल का शुरुआती समय जो था वो 1843 ईस्वी से माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1843 से माना जाता है, इसकी शुरुआत हुई। यह रीतिकाल के बाद का काल है। रीतिकाल के बाद ही क्या आया? आधुनिक काल आया। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। ये जो आधुनिक काल है इसको हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ काल। सर्वश्रेष्ठ क्यों? जिसमें पद्य के साथ साथ भैया गद्य, कहानी, समालोचना, नाटक, पत्रकारिता का भी विकास हुआ। यानी कि ये ऐसा काल था जिसमें पद्य का तो विकास हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ में गद्य भी, समालोचना, नाटक, पत्रकारिता, इन सारी चीजों का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है। अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया? जनसाधारण की भाषा को अपनाया। क्या किया? जनसाधारण की भाषा। अब हम लोग जब बातचीत करते हैं तो क्या बातचीत गाना गा के करते हैं क्या? आप लोग जब बातचीत करते होगे तो कैसे करते हो? अभी एक दूसरे से बातचीत करते हो तो गाना गा के तो बातचीत करते नहीं होगे, नॉर्मल भाषा तो यूज करते होगे, सिंपल, आपस में जो बातचीत समझ सकें। और वहां गा के तो बात नहीं कर रहे हैं, कोई चीज हो रही गाना गा रहे हैं हम उसको, है ना? तो गाया तो जा, गा के तो बात कर नहीं सकते हैं। ठीक है। गा के तो खाली गाना सुना सकते हैं या कोई गीत पढ़ सकते हैं, है ना? ये बातचीत तो नहीं कर सकते हैं। तो वही अंग्रेजों ने क्या किया? जनसाधारण की भाषा को अपना लिया। अब जब भैया उन्होंने जनसाधारण की भाषा अपनाई तो इस कार्य के लिए गद्य की अधिक उपयुक्त है भैया। यानी कि ये कार्य था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, उनको सुचारू रूप से अपने शासन को चलाना, उसके लिए जनसाधारण की जो लैंग्वेज थी, जो उनकी भाषा थी, उसको उन्होंने अपनाया। और इस कार्य के लिए अगर हम बात करें तो गद्य ही जो है वो उपयुक्त है। क्या है? उपयुक्त है। और इसी कारण आधुनिक जो युग है, आधुनिक काल जो है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? गद्य की रही। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? गद्य काल बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं है? इसीलिए हम इसको गद्य काल बोलते हैं। ठीक है। आगे देखो क्या है। अब यहां पे बात करते हैं भाई आधुनिक काल का उपविभाजन। यानी कि जो आधुनिक काल है इसको भी क्या किया गया? कई भागों में बांटा गया। कौन कौन से? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और कौन सा भैया? छायावाद, छायावादोत्तर, इसके अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसके बाद नई कविता। ठीक है। इतने भागों में इसको क्या किया गया? बांटा गया। देखो तो जो भारतेंदु युग है, क्या है? भारतेंदु युग। अब ये भारतेंदु युग का जो इसको बोला गया भैया पुनर्जागरण काल। क्या बोला गया? पुनर्जागरण काल। अब ये कब से कब तक रहा? 1868 से 1900 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1868 से 1900 ईस्वी तक आपका भारतेंदु युग रहा। इसके बाद द्विवेदी युग आया। क्या आया? द्विवेदी युग। ये कब से कब तक रहा? ये सन 1900 से लगा करके 1918, किसी किसी बुक में लिखा है 1918 तक, किसी में लिखा है 1922 तक। यानी कि जो हमारा सही वाला है वो ये है। ठीक है। 1900 से 1918। ठीक है, यहां तक। छायावाद काल भैया ये 1918 से 1936। इसमें भी बहुत कुछ है भैया। यहाँ कहीं पे 36 लिखा है, कहीं पे 1938 लिखा है। ठीक।
1936 लिखा है और कहीं पे 1938 लिखा है, लेकिन हम लोग कौन सा मानेंगे भैया, ये ऊपर वाला सही समझेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। छायावाद उत्तरकाल, इसमें दो युग हुए भैया, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में क्या, 1936 से लगा के 1943 तक का जो काल था उसको बोला गया प्रगतिवाद, और 1943 से लेके 1953 तक का जो काल था इसको बोला गया प्रयोगवाद। क्या बोला गया, प्रयोगवाद। इसके बाद हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ नई कविता। क्या हुआ, नई कविता। अब भैया देखो नई कविता, अब जो नई कविता थी वो सन 1953 से 1960 ईस्वी तक रही। कब से कब तक रही, 1953 से 1960 तक। ठीक है, और इसके बाद साठोत्तरी कविता, ये 1960 से अभी तक चलती चली आ रही। तो ये हमारा था काल विभाजन। समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या था, काल विभाजन। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस जो हमें 5 अंक दे के जाएगा। कितने अंक, 5। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, कवि पूछे जाएंगे और उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। रचना दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा भैया इसके रचनाकार कौन है। या ये भी आ सकता है कि भारतीय युग का कार्यकाल बताइए, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक, समझ आया ना, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, और इसके बाद ये दो नई कविता और साठोत्तरी कविता ये आप लोग पढ़ लिए, समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है भारतेंदु युग। क्या स्टार्ट होता है, भारतेंदु युग, कार्यकाल 1868 से 1900। अब ये भारतेंदु युग, अब इसका नाम भारतेंदु युग क्यों पड़ा वो हम लोग जानते हैं। तो आपको पता है कि एक कवि थे, वो अच्छे नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, मतलब सारी विधाओं में उन्होंने रचनाएं करी थी। कौन थे वो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब 6 या 7 साल के थे तभी से उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। समझ रहे हो, इसीलिए उस युग को यानी कि ये भारतेंदु युग कहा गया। क्या कहा गया, भारतेंदु युग कहा गया। देखो आगे क्या है। हिंदी कविता में आधुनिकता का स्वर सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में मिलता है। ठीक है, हिंदी काव्य धारा में नवजीवन के संचार के लिए इन्होंने कविता वर्धिनी सभा, क्या, कविता वर्धिनी सभा जैसी साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किस कवि लेखक ने की थी, तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद मुख्य पत्र के रूप में अगर बात करें, इन्होंने कवि वचन सुधा, एक पत्रिका थी जिसका नाम है कवि वचन सुधा, और ये कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित थी, और इसका प्रकाशन कब हुआ, सन 1868 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका की जो प्रकाशन हुआ कब हुआ, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन 1868 सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे देखो, भारतेंदु युग का जो नामकरण है वो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया। इसके नाम पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे। डॉक्टर नागेंद्र जी ने डॉक्टर नागेंद्र जी जो थे, तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने इस काल को क्या कहा, पुनर्जागरण काल कहा। पुनर्जागरण काल, अब पुनर्जागरण काल क्या है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल का मतलब ये हो गया कि पुनः जागना। पुनः जागने का मतलब क्या हुआ, पुनः जागने का ये मतलब नहीं कि आप सो गए, सोने के बाद सुबह उठे, फिर अगली रात को सोए, फिर सुबह उठे, फिर रात को सोए, फिर उठे, ये नहीं। मतलब यहां से, मतलब अपने दिमाग से, बुद्धि से जागना। पहले के टाइम में बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जिसमें आपके राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बहुत सारे ऐसे जो समाज सुधारक थे जो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया।
उनका सहारा बनने के लिए, उनका साथ देने के लिए बहुत सारे ऐसे कवि, लेखक जिन्होंने अपनी कविताओं में उन सब चीजों के बारे में व्याख्या करी, उनके बारे में उनका वर्णन करा, उस सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, ठीक है, और लोगों को अपनी कविता के माध्यम से जगाया। देखो कविता एक ऐसी चीज है, देखो आप जब किसी से गद्य के रूप में अगर नॉर्मल डिबेट करोगे, नॉर्मल ऐसे बातचीत करोगे, तो मे भी लोगों को ज्यादा समझ में किसी को आ भी सकता है और किसी को नहीं भी आ सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम होती है जो गाने के फॉर्म में, मतलब गा करके हम सामने वाले को उसको मोहित कर सकते हैं और उसको हम हर एक पॉइंट, यानी कि कविता एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी के सामने गा के उसको बता रहे हो तो ये क्या एक अंदर से एक भाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? भाव उत्पन्न करती है। और ये जो भाव उत्पन्न होता है, इसी से हर एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। समझ आ रहा ना? तो इसीलिए जो कवि थे, उन कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ठीक है, और समाज सुधार के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। तो इसीलिए डॉक्टर नागेंद्र जी जो थे, इन्होंने इस काल को क्या बोल दिया? पुनर्जागरण काल कह दिया। क्या कह दिया? पुनर्जागरण काल, यानी कि पुनः जागना। ठीक, समझ आया? आगे देखो। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई भारतीय युग के कुछ रचनाकार, ठीक है, कुछ कवि देखते हैं भैया। यहाँ पे रचनाकार भी बोल सकते हैं और एक कवि भी बोल सकते हैं भैया, ठीक है। तो कवि देखो भैया कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमारे भारतेंदु युग है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाम ले लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन कौन सी? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। कौन कौन सी? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग। ये जो इनकी कविताएं हैं, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक, आगे देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी कौन कौन सी है? वर्षा बिंदु, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। या नागरी नीरद, नीरद मतलब ये क्या हो गया? बादल। बादल, बादल मतलब बदरी छा जाना, और बदरी का मतलब बद्री नारायण चौधरी। समझ आया ना? आगे देखते हैं, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, इनकी कौन सी रचना है? पावस 50, पावस पचासा। क्या है? पावस पचासा। आगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये जो प्रताप नारायण मिश्र थे, मिश्र किसको कहा जाता है? ब्राह्मण को। किसको कहा जाता है? ब्राह्मण को कहा जाता है। इसलिए इन्होंने कौन सी पत्रिका प्रकाशित करी? ब्राह्मण पत्रिका। कौन सी? ब्राह्मण। और क्या? कलिकौतुक और हठी हम्बीर, हठी हम्बीर, ठीक है। ये हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारे कवि और इनकी रचनाएं। इसके आगे देखते हैं और क्या है। आगे आते भैया बाण भट्ट। कौन आते हैं? बाण भट्ट। बाण भट्ट की कौन सी भैया? हिंदी प्रदीप। कौन सी है? हिंदी प्रदीप। और ये कब प्रकाशित हुई भाई? 1872 में। इसके बाद बाल कृष्ण भट्ट। अब ये बाल कृष्ण भट्ट की कौन कौन सी है? 100 अजान एक सुजान। कौन सी? 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। इसके बाद आगे देखते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी जो थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी रचनाएं हैं इंदुमती और गुलबहार। कौन सी? किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती और गुलबहार, ये इनकी दो रचनाएं हैं। इसके बाद बात करें देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जो थे, वो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता और श्याम सरोजनी, ये इनकी तीन रचनाएं। कौन कौन सी? श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता और श्याम सरोजनी, ये इनकी रचनाएं हो गई, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हो गई, जो आप सभी लोगों के बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ है भारतीय युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। क्या है? पत्र पत्रिकाएं।
इनके बारे में देख लेते हैं कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं और उनके जो संपादक कौन कौन से हैं। देखो, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिका भैया प्रकाशित करी। बाला बोधनी 1874 में। ये जो पत्रिका थी बाला, बाला किसको बोलते हैं, लड़की। बाला का मतलब क्या होता है, लड़की। यानी कि ये स्त्रियों को समर्पित थी। किसको थी, स्त्रियों को समर्पित थी बाला बोधनी पत्रिका। ठीक है। इसके बाद काशी वाराणसी से प्रकाशित हुई हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंदिका। ये जो थी 1873-74 में प्रकाशित हुई पत्रिकाएं जो हैं, कौन सी, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका। ये भैया 1873 और 74 में प्रकाशित हुई। समझ में आया। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। और इनकी ये जो पत्रिका है ये कब प्रकाशित हुई, 1877 में। ठीक है। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र भैया, ब्राह्मण पत्रिका, जो कि कानपुर से, जानते हो कानपुर, सब लोग जानते होंगे। तो कानपुर से इन्होंने प्रकाशित करी थी। इसके बाद बात करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, ये इनकी पत्रिकाएं हो गई। और इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनकी ये जो है पत्रिका आनंद कादम्बिनी। कौन सी है, आनंद कादम्बिनी। और ये जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है इसका संपादन कहां से हुआ, इसका संपादन हुआ मिर्जापुर से। कहां से हुआ, मिर्जापुर से। ठीक है। तो ये हमारे हो गए भारतेंदु युग के संपादक और उनकी पत्र पत्रिकाएं। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं भैया भारतेंदु युग का योगदान। लास्ट में हम क्या देखते हैं भाई, भारतेंदु युग का योगदान क्या रहा। उन्होंने, मतलब भारतेंदु युग जो था इसने हिंदी साहित्य में अपना क्या योगदान निभाया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखते क्या है। यह काल हिंदी साहित्य और समाज में मध्यकालीन रूढ़ियों को त्याग कर, मतलब मध्यकालीन रूढ़ियों का मतलब ये हो गया कि जो किसी पुरानी परंपरा को लेकर के चलते हो। किसको, पुरानी परंपरा। जैसे क्या होता है कि एक तरीके से बात करें, पुरानी परंपरा का मतलब जो पहले से चली आ रही परंपराएं, जैसे पर्दा प्रथा चल रहा, सती प्रथा चल रहा, बाल विवाह चल रहा। ठीक है। तो उसी का सब लोग पालन करते रहे, नहीं ऐसा नहीं। उन सब चीजों को क्या करके, त्याग करके, छोड़ करके उनको एक नई चेतना और आधुनिकता के उदय का प्रतीक था। कौन, भारतेंदु युग। और इस कारण जो डॉक्टर हैं, अब यहाँ पे ये डॉक्टर है भैया, वो वाले डॉक्टर नहीं है, वो ना समझना जो अ, मरीज का इलाज करते हैं, ये वाले डॉक्टर नहीं। मतलब डॉक्टर का मतलब यहाँ पे ये हो गया, बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि डॉक्टर मतलब वो मरीज का जो इलाज करते हैं। जब डॉक्टर का मतलब जैसे कोई, जब कोई हिंदी विषय में या किसी विषय में, हिंदी या इंग्लिश कोई विषय हो, उसमें जब कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसको डॉक्टर की उपाधि दे दी जाती है, ये वो वाला डॉक्टर है। ठीक है। वो मरीज वाला डॉक्टर ना समझ लेना कि पता चला जो है डॉक्टर नागेंद्र जी से तुम मुझे अपना इलाज करवाने पहुंच जाओ। ठीक है। अब फिलहाल पता नहीं है कि नहीं होएंगे, नहीं अब। ठीक है। क्योंकि कब युग चल रहा था, अब कहाँ होंगे। ठीक है। तो इस युग को पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र जी जो थे उन्होंने क्या कहा, इस काल को पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा काल है जिसको पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग, कौन सा, भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग किस लेखक के नाम पे पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा। ठीक है। और उनकी कौन सी पत्रिका थी, तो कवि वचन सुधा। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है भैया द्विवेदी युग। कौन सा युग आ जाता है, द्विवेदी युग। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1900 से 1918 ईस्वी तक। 1900 से 1918 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900-1918। इस युग का जो नामकरण था वो हमारे एक प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौन, महावीर
प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम में द्विवेदी, इसलिए इनके युग में भी द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी ये थे, तो इनका युग का भी नाम क्या है? द्विवेदी युग। ठीक है, यानी कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। ठीक है, और इसमें डॉक्टर नागेंद्र जी जो थे, इन्होंने इस काल को जागरण सुधार काल कहा। क्या कहा? जागरण सुधार काल। इस काल को कहा? द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र जी ने जागरण सुधार काल कहा। ठीक है, और ये काल का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। आगे देखते हैं, इस द्विवेदी युग जो था इसकी विशेषताएं क्या थी, या इसको हम ये बोल सकते हैं इसकी प्रवृत्तियां। ठीक है, इसकी विशेषताएं या हम बोल सकते हैं प्रवृत्तियां क्या थी। इस युग में हिंदी साहित्य ने राष्ट्रीयता, क्या? राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नैतिकता, आदर्शवाद को अपनाया। ये जो काल था, द्विवेदी युग था, इसने राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नैतिकता, आदर्शवाद, इन सारी चीजों को क्या किया? इसने अपनाया। इस युग की ये विशेषताएं थी, और इस युग में क्या हुआ भैया? राष्ट्रीय चेतना का विकास, नारी उत्थान पर बल दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और नारी उत्थान पर बल दिया गया भैया द्विवेदी युग में। और ये इसकी द्विवेदी युग की क्या थी? विशेषताएं थी, इनके क्वालिटीज थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए भैया? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। ये सारे जो नाम हैं ये हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम हैं। क्या है? द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया मैथिली शरण गुप्त। ये जो थे गुप्त जी, ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। किसके रूप में? राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। और इनकी रचनाएं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, और रंग में भंग और किसान। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, रंग में भंग और किसान, ये किनकी थी? मैथिली शरण गुप्त जी की थी। अब बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो है प्री प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और बोलचाल। क्या? प्री प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और बोलचाल, ये हमारे हरिऔध जी जो हैं उनकी रचनाएं हैं। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि आगे कौन कौन से हैं भाई? राम नरेश त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख कौन कौन सी रचना है? पथिक, स्वप्न, मिलन। कौन सी? पथिक, स्वप्न और मिलन, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता, ये किसकी रचना है? ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अब इसके बाद इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। अब द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं की अगर बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। क्या नाम था? सरस्वती पत्रिका। और ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये उस पत्रिका के द्वितीय संपादक रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका
सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन कर एक कीर्ति स्थापित की। भैया जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इन्होंने एक सरस्वती नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका प्रकाशन करने के बाद इन्होंने एक कीर्ति स्थापित करी और अपना महाप्राण व्यक्तित्व की छाया में हिंदी भाषा और साहित्य का संविधान ही बदल डाला। यानी कि जो हिंदी भाषा का संविधान था, उसके जो नियम कानून थे, उसको सब बदल डाला इन्होंने। इतना मतलब गहन छाप छोड़ी अच्छी सी। इसलिए 1900 से 1918 का जो काल था उसको द्विवेदी युग के नाम से जाना गया, द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक जिन्होंने उसकी संस्थापना करी थी, ठीक है, वो किसने करी थी? चिंतामणि घोष जी ने करी थी। और इसके जो प्रथम संपादक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। फिर इसके बाद द्वितीय संपादक की बात करें तो वो हमारे द्विवेदी जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 ईस्वी में किया। ठीक है, और ये पत्रिका जो है, जब इन्होंने इसका संपादन किया और इन्होंने हिंदी साहित्य में एक अपनी गहन छाप छोड़ी, कीर्ति स्थापित करी, और इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य का जो संविधान था उसको इन्होंने पूरा बदल ही डाला। और इसीलिए 1900 से 1918 तक का जो काल था उसको क्या कहा गया? द्विवेदी युग कहा गया। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे सरस्वती पत्रिका के, वो चिंतामणि घोष थे। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, और द्वितीय संपादक जो थे वो कौन थे? द्विवेदी जी थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब द्विवेदी युग की कुछ पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। तो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कहां से प्रकाशित हुई? इलाहाबाद से। कब हुई? 1900 में। ठीक, फिर समालोचक चंद्र शर्मा गुलेरी कहां से? जयपुर से। कब? 1902 में। कब हुई? 1902 में। इसके बाद इंदु पत्रिका, इसका संपादक कौन थे भैया? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। कहां से हुई? काशी। कब हुई? 1909 में। ठीक है, कब हुई? 1909 में। इसके बाद प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कहां से? कानपुर से। कब? 1913 में। मर्यादा अब इस पत्रिका के संपादक कौन थे? कृष्णकांत मालवी। कहां से हुई थी? प्रयाग से। कब? 1909 में। ये पत्रिकाएं और ये उनके संपादक। अब याद कैसे करेंगे? तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग समझ सकते थोड़ा बहुत। ये जो सरस्वती पत्रिका है, ठीक है, इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये तो याद ही हो गया होगा। समालोचक बात करें तो चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी। इंदु पत्रिका जो है वो अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रताप की बात करें तो भैया गणेश गणेश जी का प्रताप, गणेश जी का प्रताप चारों ओर फैला हुआ है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और कृष्ण कांत मालवी, कृष्ण जो थे वो जैसे भी थे लेकिन वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। ठीक है, तो कृष्ण मर्यादा। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां से हुआ भैया? प्रयाग 1909 में। अब इसके आगे भैया देखते हैं कौन सी पत्रिका है। तो प्रभा, प्रभा पत्रिका कालूराम। कौन सी पत्रिका भैया? प्रभा पत्रिका। इसके संपादक कालूराम। प्रकाशन खंडवा और वर्ष 1913। इसके बाद सुदर्शन, ये देवकी नंदन खत्री, और इसका प्रकाशन काशी में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। फिर बात करते हैं पाटलिपुत्र, इसके काशी प्रसाद जायसवाल, और इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ भैया? कहां से हुआ? पटना से हुआ। कब हुआ? 1914 में हुआ। और अम्भ्युदय, अम्भ्युदय के जो संपादक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और इसका प्रकाशन जो था वो काशी से हुआ। कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। तो ये सारी हमारी क्या थी? द्विवेदी युग की पत्रिकाएं थी, जो कि हम लोगों ने अच्छे से इनको समझ लिया। ठीक है, प्रभा पत्रिका कालूराम, सुदर्शन पत्रिका देवकी नंदन, ठीक है,
और पाटलिपुत्र भैया काशी प्रसाद, अम्बुदय मदन मोहन मालवीय, ये संपादक थे और ये उनकी पत्रिकाएं थी। तो यहां तक कि हम लोगों ने क्या कर लिया, आज की क्लास को समझ लिया, उसके टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़े रहने के लिए, और आगे ही इसी तरह से क्लास से जुड़े रहेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए, और आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, हम आपके लिए इन सारे गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, इसके आपको एमसीक्यू करवा देंगे बहुत सारे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।